सीधे रुख होगा लखनऊ का। रमाबाई अंबेडकर रैली ग्राउंड पर मायावती सावधान रैली को संबोधित कर रही हैं। दावा यह है कि 20 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं इस रैली में। बात आई कि हमें किस मैदान में ये प्रोग्राम करना है, तो हमारी पार्टी के कुछ लोगों का ये कहना था कि जनवरी के महीने में ठंडी बहुत पड़ती है और रमाबाई अंबेडकर मैदान एकदम खुले में है और यहाँ बहुत ज्यादा ठंड होगी और यहाँ लोगों का बैठना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमारी पार्टी के कुछ लोगों का ये सुझाव था मेरे सामने कि ये रैली इस बार रमाबाई अंबेडकर मैदान के स्थान पर तो स्मृति उपवन में कर दी जाए, ऐसा सुझाव था। लेकिन मैंने अपनी पार्टी के लोगों को ये कहा कि मान्यवर कांशीराम जी स्मृति उपवन तो जहां पर उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश के लोगों को हमने वहां नहीं ठहराया था, तो जो बाहर के प्रदेशों के लोग जो रेलगाड़ियों से आए तुमको हमने वहां पर ठहराया है। इस बार हमने उनको वहां ठहराया है और जो बसों से लोग आए हैं, छोटी गाड़ियों से आए हैं, यूपी के बाहर के प्रदेशों के लोग जो आए हैं बसों से या जीप से या और छोटी गाड़ियों से, तो उनकी संख्या अलग है। लेकिन जो रेलगाड़ियों से आए तो उनको हमने उस मैदान में ठहराया। तो उनकी तादाद जो यूपी के अलावा जो अन्य यूपी को छोड़कर जो अन्य राज्यों के लोग हैं जो रेलगाड़ियों से आए, तो वो लगभग 1 लाख के करीब है जो उस मैदान में जो उस मैदान में ठहरे हुए हैं, जिनका हमने ठहरने के लिए वहां पर प्रबंध किया है। और वहां पर जिनको हमने वहां पे ठहराया है तो वो 1 लाख लोगों से ही वो स्मृति उपवन खचाखच भर गया। तो मैंने अपने लोगों को कहा कि जिस मैदान में मुश्किल से 1 लाख लोग ही उधर आ पाते हैं, तो बीएसपी की रैली वहां पर कैसे हो पाएगी। बीएसपी की रैली में तो कम से कम 15-20 लाख के करीब लोग कम से कम मान के चलो, तो इतनी बड़ी तादाद में तो वहां पर लोगों को लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारी रैली के हिसाब से तो ये मैदान स्मृति उपवन बहुत छोटा पड़ेगा, बहुत छोटा सा पड़ेगा। ये छोटा सा मैदान तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या अन्य पार्टियों के लिए ही ज्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए हमारी पार्टी के लोगों ने मेरे इस सुझाव को माना और मेरे सुझाव को मानने के बाद तो आज यहाँ रमाबाई अंबेडकर मैदान में पार्टी का बड़ा प्रोग्राम करने का ये फैसला लिया। आप लोग कड़ाके की ठंड में इधर आए हैं, बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन खुशी की बात यह है कि पूरे देश के कोने कोने से यहाँ लोग बड़ी तादाद में पहुंचे हैं और अपने खुद के साधनों के जरिए यहाँ पर पहुंचे हैं और उत्तर प्रदेश से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके लिए मैं पुनः आप सब लोगों का हार्दिक दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। इसके साथ ही इस मौके पर अब मैं यहाँ अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खास तौर से महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि गुरुओं व महापुरुषों में भी खास तौर से महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी पूरे तहे दिल से आदर सम्मान देते हुए इनको भी नतमस्तक करती हूँ, जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। और अब मैं आज के मुख्य विषय पर अपनी बात विस्तार से आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी लोगों को अपनी
व अपनी पार्टी की ओर से नव वर्ष सन 2014 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज मुझे मेरे जन्मदिन की बधाई देने के लिए भी मैं आप सभी लोगों का आभार भी प्रकट करती हूँ। हालांकि मेरे जन्मदिन को मनाने के बारे में वैसे आप लोगों को ये भी विदित है कि आज के दिन अर्थात 15 जनवरी के दिन को हमारी पार्टी के लोग पूरे देश भर में विभिन्न स्तर पर इसे जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसके तहत हमारी पार्टी के लोग विशेष कार्यक्रम आयोजित करके अपनी क्षमता के हिसाब से अपने क्षेत्र के गरीब एवं असहाय लोगों की विभिन्न रूपों में मदद भी करते हैं। और इसी पैटर्न पर चलकर उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार के दौरान भी सरकारी स्तर पर मेरा जन्मदिन मनाया जाता रहा है। अर्थात इस दिन मेरी सरकार के समय में हजारों करोड़ रुपयों की लागत वाली अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण आदि करके प्रदेश में यहाँ गरीब एवं असहाय लोगों को भारी तादाद में लाभान्वित किया जाता रहा है, जिनमें से काफी जन कल्याणकारी योजनाओं को वर्तमान सपा सरकार ने राजनीतिक द्वेष के कारण फिलहाल बंद भी कर दिया है। इसके साथ साथ आप लोग इस बात से भी भली भांति अवगत हैं कि हर वर्ष आज के ही दिन मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर बीएसपी की मूवमेंट को गति देने के उद्देश्य से मेरे खुद के द्वारा लिखित पुस्तक मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा का भी विमोचन किया जाता है। और इसी क्रम में आज भी मैंने अपनी इस पुस्तक के भाग 9 का हिंदी व अंग्रेजी संस्करण के साथ ही अपनी पार्टी का नव वर्ष सन 2014 का कैलेंडर भी जारी किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी पार्टी की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आगे आने वाली नई पीढ़ी इस पुस्तक का जरूर लाभ लेगी, जिसमें ज्यादातर अपनी पार्टी की मूवमेंट का हर साल का पूरा लेखा जोखा होता है। लेकिन अब यहाँ आप लोगों को इस बात को जानना व समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार आज हमें देश में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों की बीएसपी के प्रति इनकी अंदरूनी मिली सामूहिक साजिशों एवं हथकंडों से सावधान रहने के लिए ये राष्ट्रीय स्तरीय सावधान विशाल महारैली क्यों बुलानी पड़ी है, इस बात को आप लोगों को समझना होगा। और इस बारे में संक्षेप में मेरा आप लोगों से ये कहना है कि देश में सर्व समाज में से खास तौर से गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की जरूरत को ध्यान में रखकर जब 14 अप्रैल सन 1984 को बीएसपी का गठन किया गया था, तो तब हमारी इस पार्टी का देश में किसी भी पार्टी ने कोई ज्यादा गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया था। इसके बाद जब हमने देश के कुछ राज्यों में लोकसभा व विधानसभा के आम चुनावों में पहली बार अपनी पार्टी का खाता खोला, तो तब पहली बार यहाँ खास तौर से कांग्रेस और बीजेपी ने हमारी पार्टी का बहुत थोड़ा सा संज्ञान लिया। और खास तौर से कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता था जब पहली बार हमारी पार्टी ने 1989 में, तो जब हमारी पार्टी ने पहली बार लोकसभा के आम चुनाव में और उसके बाद कुछ राज्यों में विधानसभा में जब अपना खाता खोला, तो पहली बार तो इस देश में तो खास तौर से कांग्रेस और बीजेपी ने हमारी पार्टी का थोड़ा सा संज्ञान लिया। लेकिन इस मामले में तो कांग्रेस पार्टी तो बहुत ज्यादा दुखी थी।
उनको ऐसा लग रहा था कि यदि बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती है और इनके लोकसभा और विधानसभा में तो इसी तरीके से लोग ज्यादा तादाद में चुनाव जीतते हुए चले गए तो इससे कांग्रेस पार्टी को बड़ा भारी नुकसान होगा। तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास था कि जो कांग्रेस पार्टी का बेस वोट है तो वो धीरे धीरे खिसक कर यदि बीएसपी में चला जाता है तो कांग्रेस का जो भविष्य है वो आगे चलकर बहुत अंधकार में हो जाएगा। कांग्रेस बीएसपी का जब ये रिजल्ट थोड़ा आने लगा तो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा दुखी थी, लेकिन दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है तो वो थोड़ा खुश थी। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि बहुजन समाज पार्टी जितना कांग्रेस पार्टी का वोट काटेगी उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचेगा। तो इससे भारतीय जनता पार्टी थोड़ा खुश हो रही थी। आगे चलकर जब हमारी पार्टी ने इसके बाद आगे चलकर जब हमारी पार्टी ने देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े प्रदेश यहां उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर 3 बार यहां मिली जुली सरकार बनाई तो तब फिर हमारी इस पार्टी का यहां विरोधी पार्टियों ने पहले से थोड़ा ज्यादा संज्ञान लिया, लेकिन ज्यादा नहीं लिया। कांग्रेस ने भी लिया थोड़ा बीजेपी ने भी लिया, लेकिन इसके बाद सन 2003 से लेकर सन 2006 तक लगातार हमारी पार्टी के सामने कुछ ऐसी विकट परिस्थितियां आई जिन्हें देखकर यहां पूरे देश में सभी विरोधी पार्टियों को ज्यादातर ये लगने लगा था कि अब ये पार्टी देर सवेर जरूर निबट जाएगी। हालांकि इस संबंध में वैसे आप लोगों को भी ये बात भली भांति मालूम है कि जब तीसरी बार उत्तर प्रदेश में मेरे नेतृत्व में बीएसपी और बीजेपी की मिली जुली सरकार बनी तो जब ये सरकार बनी थी तीसरी बार तो आप लोगों को ये भी मालूम है कि इस सरकार के बनने से पहले जब दूसरी बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी थी बीएसपी और बीजेपी की मिली जुली तो उस समय 6-6 महीने के हिसाब से सरकार बनाने का फैसला लिया गया था, लेकिन जब तीसरी बार बीएसपी और बीजेपी की मिली जुली सरकार बनी तो उस समय फिर भारतीय जनता पार्टी ने कोई शर्त नहीं रखी थी, 6-6 महीने की कोई शर्त नहीं रखी थी। लेकिन जब अगस्त के महीने में अगस्त सन 2003 में तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ये लगा, क्योंकि उस समय सेंटर में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, तो बीजेपी के लोगों को ये लगा कि ये अच्छा मौका है कि यदि भारतीय जनता पार्टी समय से पहले लोकसभा का आम चुनाव करा लेती है पूरे देश में और बीएसपी के साथ नेशनल लेवल पर अलायंस हो जाता है लोकसभा के आम चुनाव में, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में यदि ज्यादा सीटें बीजेपी को मिल जाती हैं अलायंस के तहत तो फिर सेंटर में बीजेपी को फिर जल्दी से कोई 15-20 साल तक कोई सत्ता से उसको हिला नहीं पाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचकर
तो कोई 6-6 महीने की शर्त तीसरी बार नहीं रखी। तो उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने कहा कि बीएसपी पूरे 5 साल तक सत्ता में बनी रहे, लेकिन हमारे ऊपर इनकी मेहरबानी हो जानी चाहिए कि ये ज्यादा सीटें हमको लोकसभा के आम चुनाव में दे दे, यूपी में खास तौर से। 80 में से 60 सीटें वो लोग हमसे मांग रहे थे, लेकिन हमने नहीं दिया। हमने बोला यदि हम 80 में से 60 सीटें बीजेपी को दे देंगे तो फिर तो पार्टी उत्तर प्रदेश में साफ हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ये कहा कि यदि आप हमारी शर्त को नहीं मानती हैं तो हम आपके स्थान पर आपसे सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे, और श्री मुलायम सिंह यादव को जो आपका घोर विरोधी है तो उसको हम इनडायरेक्टली बाहर से समर्थन देकर तो उसको हम सत्ता में बैठा देंगे। जब मुझे इस किस्म की धमकी दी गई, मैं बहुत स्वाभिमानी लड़की हूं, तो मैंने उनकी धमकी बर्दाश्त नहीं की। तो मैंने उनको बोला आपको सपोर्ट विड्रॉ करने के लिए तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। मैंने 25 अगस्त सन 2003 को मैंने मुख्यमंत्री के पद से खुद ही इस्तीफा दे दिया, सरकार छोड़ दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि सेंटर में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सेंटर में सीबीआई का दुरुपयोग करके मेरे ऊपर फिर से प्रेशर बनाने की कोशिश की, नेशनल लेवल पर लोकसभा का आम चुनाव लड़ने के लिए अलायंस बनाकर, और सीबीआई का दुरुपयोग किया। आप लोगों को मालूम है कि ताज प्रकरण मामले में आय से अधिक संपत्ति का जबरन गलत मामला मेरे खिलाफ बनाकर और मुझे कई साल तक परेशान किया, लेकिन मैं झुकी नहीं। मैंने तहिया किया था कि सेंटर में भारतीय जनता पार्टी सीबीआई का दुरुपयोग करके मुझे पूरी जिंदगी भर भी जेल में भेज दे तो भी मैं अपनी मूवमेंट का सौदा सांप्रदायिक ताकतों के हाथों में नहीं करने वाली हूं। मैंने उनका हर प्रकार का विरोध मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन एक आप लोगों को यह भी मालूम है कि एक तरफ सेंटर का मुझे विरोध झेलना पड़ा और दूसरी तरफ सन 2003 में ही मान्यवर कांशीराम जी को ब्रेन का स्ट्रोक पड़ा और वो काफी बीमार हो गए। सन 2003 से लेकर सन 2006 तक वो काफी बीमार रहे, ज्यादातर हॉस्पिटल में ही एडमिट रहे। लेकिन इसी दौरान आप लोगों को ये भी मालूम है कि विरोधी पार्टियों ने उनके परिवार के लोगों को मैनेज करके तो मेरे सामने उनको खड़ा कर दिया। मुझे उनका भी विरोध झेलना पड़ा। एक तरफ सेंटर का झेलना पड़ा, दूसरी तरफ मान्यवर कांशीराम जी की जब बीमार हो गए थे तो उनका भी देखभाल मुझे करनी पड़ी, और इसके साथ साथ मेरे ऊपर पार्टी की नेशनल लेवल पर प्रेसिडेंट की भी जिम्मेवारी आई, उसको भी मुझे निभाना पड़ा। और इतना ही नहीं, जब मान्यवर कांशीराम जी की 9 अक्टूबर सन 2006 को उनकी लंबी बीमारी के कारण जब उनका देहांत हो गया तो उसके बाद भी आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी में कुछ स्वार्थी किस्म के लोग थे, विरोधी पार्टियों के हाथों में खेलकर कुछ लोग वो भी पार्टी को छोड़कर चले गए। तो ऐसे विकट हालातों में सन 2003 से लेकर 6 तक ऐसे विकट हालातों में तो मैंने विकट हालातों में सन 2003 से लेकर 6 तक ऐसे विकट हालातों में तो मैंने अपनी पार्टी की मूवमेंट को सभी ताकतों का विरोध करके, सभी विरोधी पार्टियों के हथकंडों के विरोध का मुकाबला करके तो मैंने
अपनी मूवमेंट को पीछे नहीं जाने दिया। सन 2003 से लेकर 6 तक मैं सबके साथ सबका मुकाबला करती रही, संघर्ष करती रही, और जिसका नतीजा क्या हुआ कि जब मैं विरोधी पार्टियों के खिलाफ मैदान में डटी रही तो पूरे देश में जो हमारी पार्टी के लोग हैं उन्होंने भी तहिया किया कि जब हमारे समाज की लड़की, हमारी बहन मैदान में डटी हुई है अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, हमें भी ऐसी विकट परिस्थितियों में अपनी बहन का साथ देना चाहिए, हमें मैदान से पीछे नहीं हटना चाहिए। आप लोग सब मेरे साथ मैदान में डटे रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि मैं हिम्मत और हौसले के साथ, तो जो हमारे संतों, गुरुओं ने, महापुरुषों ने जिस मूवमेंट को शुरू किया उस मूवमेंट को मैं आगे बढ़ाती रही। तो इस अर्थात ऐसे विकट हालातों में जब उसके बाद आप लोगों को मालूम है कि किसी ने नहीं सोचा था कि बीएसपी आगे बढ़ पाएगी। विरोधी पार्टियां तो ऐसे सोच रही थी कि बीएसपी अब खत्म हो जाएगी। सन 2003 से लेकर 6 तक का जो हमारे सामने जो एक विकट परिस्थिति वाला जो हालात रहे, तो उसको देखकर किसी को नहीं लगता था कि बीएसपी आगे उभर पाएगी। लेकिन ऐसे विकट हालातों में जब हमारी पार्टी ने सन 2007 के यहाँ विधानसभा के हुए आम चुनाव में पहली बार उत्तर प्रदेश में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई सन 2007 में, तो तब फिर पूरे देश में यहाँ सभी विरोधी पार्टियों ने हमारी पार्टी का काफी गंभीरता से संज्ञान लिया। 14 अप्रैल सन 1984 से लेकर तो सन 2002 तक तो जो भी यूपी में या यूपी के बाहर जो भी चुनाव हुए, लोकसभा या विधानसभा के, तो विरोधी पार्टियों ने कोई ज्यादा संज्ञान नहीं लिया। संज्ञान जरूर लिया, किसी ने कम लिया, किसी ने ज्यादा लिया। और जब 3 बार हमने दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर या उनके सहयोग से जब सरकार बनाई, तब भी थोड़ा संज्ञान लिया, लेकिन ज्यादा नहीं लिया। लेकिन ज्यादा संज्ञान सारी विरोधी पार्टियों ने कब लिया, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या आपकी इधर उत्तर प्रदेश में स्थानीय पार्टी, रीजनल पार्टी, समाजवादी पार्टी हो। इन सारी पार्टियों ने कब संज्ञान लिया, जब सन 2007 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव हुए। किसी ने नहीं सोचा था कि बीएसपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाएगी, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी को पहली बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली, तो तब फिर पूरे देश में यहाँ सभी विरोधी पार्टियों ने हमारी पार्टी का काफी गंभीरता से संज्ञान लिया। और इसका नतीजा फिर ये हुआ कि पूरे देश में सभी विरोधी पार्टियां आपस में एक दूसरे की कट्टर दुश्मन होते हुए भी अंदर अंदर हमारी पार्टी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आपस में एक हो गई। और इसका मुख्य कारण क्या था? बीएसपी के प्रति सभी विरोधी पार्टियों की जातिवादी सोच। सन 2007 में जब बीएसपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली और जब उत्तर प्रदेश के लोग अपनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के आधार पर सरकार बनाने के बाद जब ये नारा लगाने लगे कि यूपी हुई हमारी है और अब दिल्ली की बारी है, तो जो विरोधी पार्टियां हैं उनकी नींद उड़ गई। जो सभी विरोधी पार्टियां, उनकी नींद उड़ गई। कांग्रेस, बीजेपी, सपा, अन्य सारी विरोधी पार्टियों की नींद उड़ गई और सबने ये फैसला लिया कि यदि हमने बहुजन समाज पार्टी को सेंटर में जाने से नहीं रोका या आगे बढ़ने से इसको बीएसपी को नहीं रोका, तो फिर दूसरी पार्टियों के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी बीएसपी आगे चलकर बन जाएगी। और सभी विरोधी पार्टियों ने ये सोचा, ये फैसला लिया कि मायावती एक दलित जाति से ताल्लुक रखती है
एक दलित वर्ग की लड़की, ये तो विरोधी पार्टियां ने सोचा भी नहीं था कि वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के आधार पर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाएगी, तो लेकिन वो बन गई। विरोधी पार्टियों ने सोचा कि यदि ये लड़की को हमने आगे बढ़ने से नहीं रोका और ये सेंटर में चली गई और देश की प्रधानमंत्री बन गई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो बीएसपी के प्रति जो जातिवादी मानसिकता रखने वाली जो सभी विरोधी पार्टियां थी, कांग्रेस, बीजेपी, जो अन्य विरोधी पार्टियां थी, तो वो अंदर अंदर वो एक हो गई बीएसपी के मामले में। चाहे वो अंदर आपस में एक दूसरे के खिलाफ थी, लेकिन बीएसपी के खिलाफ वो एक हो गई। और इस बात का जीता जागता उदाहरण खास तौर से यहाँ उत्तर प्रदेश से सन 2009 में यहाँ पर जब पूरे देश में लोकसभा का आम चुनाव हुआ और सन 2009 में जब पूरे देश में लोकसभा का आम चुनाव हुआ और उत्तर प्रदेश से जो लोकसभा का जो रिजल्ट आया, तो इस बात का जीता जागता उदाहरण है। सन 2009 में, सन 2007 में हमको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली। सन 2009 में जब देश में लोकसभा का आम चुनाव हुआ, तो आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, खास तौर से 3 पार्टियां अंदर अंदर एक हो गई। और सन 2009 में क्या हुआ कि जहां जहां बीएसपी का कैंडिडेट जीत रहा था और उसके टक्कर में यदि कांग्रेस का कैंडिडेट उनको नजर आया या बीजेपी का नजर आया, समाजवादी पार्टी का नजर आया, टक्कर देता हुआ, मान लीजिए कांग्रेस का नजर आया, तो अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपना वोट कांग्रेस के कैंडिडेट को ट्रांसफर कर दिया। यदि बीजेपी का मजबूत नजर आया कि यह बीएसपी के कैंडिडेट को हरा सकता है, तो कांग्रेस और सपा ने अंदर अंदर अपना वोट ट्रांसफर कर दिया। ये सन 2009 में हमें ये सब देखने के लिए मिला, जिसका नतीजा क्या हुआ कि सन 2009 में तो उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा की सीटें हैं, तो सभी सीटों पर हमारी पार्टी की डायरेक्ट फाइट हुई। सभी सीटों पर, चाहे कांग्रेस से हुई हो, चाहे बीजेपी से या सपा से। तो हमारी पार्टी को सन 2009 में 80 में से 20 सीटें मिली, हम 20 सीटें जीते और शेष 60 सीटों में से 47 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही। थोड़े थोड़े वोटों से हम चुनाव हार गए, क्योंकि सारी पार्टियों ने मिलकर एक होकर चुनाव लड़ा। सन 2009 में कांग्रेस, बीजेपी और सपा ने कि बीएसपी को हराने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया कि यदि कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत है तो बीजेपी और सपा ने अपना वोट उसको अंदर अंदर ट्रांसफर कर दिया। यदि बीजेपी का है तो कांग्रेस और सपा ने ट्रांसफर कर दिया, यदि सपा का है तो कांग्रेस और बीजेपी ने ट्रांसफर कर दिया। तो नतीजा क्या हुआ कि हम 20 सीटें तो जीत गए और बाकी 47 सीटों पर हम सेकंड नंबर पे रहे। सन 2009 में इन सारी पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा बीएसपी के खिलाफ और हमारी डायरेक्ट फाइट हुई 80 की 80 सीटों पर। और इसके बाद फिर यहाँ सन 2012 में जब विधानसभा के आम चुनाव हुए, तो सन 2012 में भी तो सन 2009 वाली बात ही रिपीट हुई। सन 2012 में भी कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, ये सारी पार्टियां मिल गई और बीएसपी को हराने के लिए अंदर अंदर इन तीनों पार्टियों ने पैक्ट कर लिया, जिसका नतीजा क्या हुआ कि हमारी उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर डायरेक्ट फाइट हुई और इन सारी पार्टियों ने मिलकर हमारी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा। और इससे हमारी पार्टी को काफी बड़ा नुकसान हुआ। इस डायरेक्ट फाइट में हमने सोचा नहीं था कि ये सारी विरोधी पार्टियां जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये मिलकर चुनाव लड़ेंगे बीएसपी के खिलाफ, ये हमने सोचा नहीं था। लेकिन इसका कारण क्या था
कि बीएसपी को जो लीड कर रही है वो एक दलित वर्ग की लड़की है, तो मायावती की जगह बीएसपी में किसी और जाति का होता उसको ये पार्टियां बर्दाश्त कर लेती, लेकिन दलित वर्ग की लड़की को ये कतई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए सारी विरोधी पार्टियां सन 2009 के आम चुनाव में एक हो गई। उसके बाद जिसकी वजह से हम अपने सन 2009 में 20 सीटें जीत पाए, 47 सीटों पर हम सेकंड नंबर पे रहे। सन 2012 में भी यही पुनरावृत्ति हुई, जिसकी वजह से हमारी सरकार इधर यहाँ पर नहीं बन सकी, डायरेक्ट फाइट हुई। और इसके बाद सन 2012 के बाद भी आप लोगों ने देखा होगा कि देश के कुछ राज्यों में जहां भी विधानसभा के आम चुनाव हुए तो वहां भी हमें इनकी जातिवादी सोच का नुकसान उठाना पड़ा है। और खास तौर से अभी हाल ही में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान व दिल्ली में भी हमें इनकी इस डायरेक्ट फाइट का जो बीएसपी के प्रति जो सभी विरोधी पार्टियों की जातिवादी मानसिकता थी, उसकी सोच का काफी ज्यादा हमें नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन पार्टी हित में इनकी इस जातिवादी सोच के षड्यंत्रों व साजिशों से बचने के लिए अब हमें इसका ठोस उपाय करना बहुत जरूरी है। हमें इसका ठोस उपाय करना बहुत जरूरी है। यदि सारी विरोधी पार्टियां भी एक हो जाए और डायरेक्ट फाइट होती है हमारी हर सीट पर, तो भी हमें चुनाव जीतना है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लानी है आगे उत्तर प्रदेश में और सेंटर में। यहाँ से ज्यादा से पार्लियामेंट के चुनाव में सेंटर के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताकर भेजनी है और देश के अन्य राज्यों में भी जिताकर भेजनी है। लेकिन इसके लिए हमें अब डायरेक्ट फाइट के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और डायरेक्ट फाइट में जब हमें चुनाव जीतना है तो ये रास्ता भी आप लोगों को खुद ही निकालना होगा, इसका उपाय आपको खुद ही ढूंढना होगा। और इसका ठोस उपाय ये है कि अब आप लोगों को पूरे देश में सबसे ज्यादा यहाँ दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को, जो आज भी यहाँ जातिवादी व्यवस्था के सबसे ज्यादा शिकार बने हुए हैं, पूरे देश में जो शुल्क कास्ट, शुल्क ट्राइब्स के लोग हैं या बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। और ये सभी लोग SC, ST, OBC के ये सभी लोग इस देश में जातिवादी व्यवस्था के शिकार हैं, कोई कम है तो कोई ज्यादा है। तो हमें पूरे देश में डायरेक्ट फाइट के लिए तो सबसे पहले इन दलितों को, पिछड़ों को भाईचारे के आधार पर या सभी विरोधी पार्टियों व ताकतों के खिलाफ एकजुट करने की तरफ हमें ध्यान देना होगा। ये हमारा सबसे पहले हमें इस ओर ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ देश में मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज तथा अपर कास्ट समाज में से भी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ कांग्रेस, बीजेपी एवं अन्य विरोधी पार्टियों की गलत नीतियों के कारण आज भी पूरे देश में काफी ज्यादा दुखी व पीड़ित हैं, तो इनके हितों में भी अब इन्हें भाईचारे के आधार पर ही यहाँ बीएसपी की विचारधारा एवं नीतियों से जोड़ना होगा। अर्थात अब आप लोगों को पूरे देश में सर्व समाज के लोगों को आपसी भाईचारे के आधार पर बीएसपी की विचारधारा एवं नीतियों से जोड़कर अब यहाँ अपनी पार्टी के जनाधार को बड़े पैमाने पर डायरेक्ट फाइट के लिए आप लोगों को इनको तैयार करना होगा, ताकि हमारी पार्टी आगे चलकर फिर किसी भी चुनाव में यहाँ बीएसपी के खिलाफ सभी जातिवादी विरोधी पार्टियों के एकजुट होने की स्थिति में भी, अर्थात यहाँ डायरेक्ट फाइट में भी चुनाव जीतकर फिर केंद्र व राज्यों में अपनी पार्टी की खुद की सरकार बना सके। हालांकि ये कार्य उत्तर प्रदेश में तो सन 2012 में यहाँ विधानसभा के नतीजे आने के बाद से ही बहुत तेजी से हमने शुरू कर दिया है और अब देश के बाकी राज्यों में भी ये कार्य हमें बहुत तेजी से शुरू करना होगा। कैसे करना है ये जानकारी आपके बाद से ही बहुत तेजी से हमने शुरू कर दिया है और अब देश के बाकी राज्यों में भी ये कार्य हमें बहुत तेजी से शुरू करना होगा। कैसे करना है ये जानकारी
आप लोगों को है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने पिछले महीने दिसंबर के महीने में तो पूरे देश के लोगों की स्टेट वाइज मैंने मीटिंग बुलाकर इसका उपाय आप लोगों के सामने रखा, रास्ता आप लोगों के सामने रखा, तौर तरीके आप लोगों को बताए। और मैं समझती हूँ उसके बाद से आप लोग जी जान से डायरेक्ट फाइट की तैयारी के लिए आप लोग लग गए होंगे। लेकिन इस अभियान के दौरान खास तौर से उत्तर प्रदेश के लोगों को ये जो सन 2012 में जब विधानसभा का आम चुनाव हुआ और एक दलित की बेटी फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ना बन सके और पूरी सभी विरोधी पार्टियां अंदर अंदर बीएसपी को उत्तर प्रदेश में सत्ता में फिर से वापस ना आ सके, इसको रोकने के लिए जब सारी पार्टियां अंदर अंदर एक हो गई तो आप लोगों को ये मालूम है कि इस अभियान के दौरान खास तौर से उत्तर प्रदेश के लोगों को मैं फिर इस बात को दोहराती हूँ, यहाँ अपने प्रदेश की जनता को अब आप लोगों को जो बात मैंने आप लोगों के सामने रखी है कि इस बात को छोटी से छोटी मीटिंग में भी इस बात को भी आप लोगों को बताना है। सन 2012 में तो मैंने आप लोगों को ये बताया जब रिजल्ट आया कि किस तरीके से विरोधी पार्टियों ने बीएसपी को फिर से सत्ता में आने से रोका है। सारी पार्टियों ने अंदर अंदर मिलकर एक होकर चुनाव लड़ा। ये सब मैंने आप लोगों को रिजल्ट निकलने के बाद बताया। उसके बाद आप लोग जी जान से डायरेक्ट फाइट की तैयारी में लग गए थे। लेकिन इसके साथ ही मेरा आप लोगों को आज ये कहना है कि आप लोगों को डायरेक्ट फाइट के लिए तो लोगों को तैयार करना है, लेकिन इसके साथ साथ खास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता को आप लोगों को हर छोटी से छोटी मीटिंग में भी इस बात को भी समझाना बहुत जरूरी है कि इस बार सन 2012 में उत्तर प्रदेश के हुए विधानसभा आम चुनाव में बीएसपी के प्रति जातिवादी सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों के एकजुट होने की वजह से जहां एक तरफ हमारी पार्टी को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एकदम अप्रत्याशित एवं अभूतपूर्व तौर पर अब यहाँ उस पार्टी का भला हो गया है जिसके बारे में आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में ये आम चर्चा है कि कानून व्यवस्था के मामले में अब उत्तर प्रदेश एक क्राइम प्रदेश बन गया है। अर्थात अब यहाँ चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, अपहरण, हत्या, बलात्कार व पुलिस प्रशासन में ईमानदार एवं निष्ठावान अधिकारियों का उत्पीड़न व हर स्तर पर फैला हुआ भ्रष्टाचार तथा आए दिन यहाँ सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि का होना भी काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और खास तौर से यहाँ सांप्रदायिक दंगों व तनाव आदि की मार से तो मुजफ्फरनगर व शामली जिले के पीड़ित लोग अभी तक भी उभर नहीं पाए हैं। जबकि ऐसे हालातों में केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चल रही यूपीए की सरकार को बिना कोई देरी किए हुए यह राष्ट्रपति शासन लगाकर हिंदू मुस्लिम समाज में आपसी भाईचारा व सद्भाव पैदा करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से जहां एक तरफ अब भारतीय जनता पार्टी इन दंगों में लिप्त लोगों को सम्मानित करके इसकी आड़ में घिनौनी राजनीति कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा और खुद कांग्रेस पार्टी का भी इन दंगों को लेकर अनाप शनाप बयानबाजी आदि करना, अर्थात कांग्रेस पार्टी द्वारा यहाँ के दंगा पीड़ित लोगों में आईएसआई की घुसपैठ होना बताना तथा सपा द्वारा इन्हें षड्यंत्रकारी आदि बताकर इनके जख्मों पर जो और भी ज्यादा नमक छिड़का गया है, तो ये सब इनका घिनौना कृत्य इन सभी विरोधी पार्टियों को कतई भी माफ करने वाला नहीं है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा खास तौर से मुस्लिम समाज के अधिकारी को प्रदेश का मुख्य सचिव व डीजीपी आदि बनाकर इससे भी यहाँ अन्य समाज के लोगों की तरह मुस्लिम समाज के लोगों का भी हर स्तर पर शोषण होना बंद नहीं हो सकता है। और इसका मुख्य कारण ये है कि सरकार के
इन सभी छोटे बड़े अधिकारियों के ऊपर यहाँ सपा के गुंडे, बदमाश, माफिया व अन्य अराजक तत्व शुरू से ही काफी ज्यादा हावी हो चुके हैं और जिन पर समाजवादी पार्टी का भी कोई नियंत्रण नहीं है। जबकि मैंने अपनी सरकार के समय में हिंदू अधिकारियों को इन दोनों उच्च पद पर रखकर भी यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुर्म जाति भी नहीं होने दी थी। और इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी के गठन होने के बाद से ही अब यहाँ पूरे देश में मुस्लिम समाज के लोग अपने आप को काफी हद तक सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। अर्थात जब से देश में बीएसपी का गठन हुआ है तो तब से लेकर अभी तक भी इस पार्टी का अपना दलित बेस वोट हमेशा ही हर मुश्किल की घड़ी में यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों के साथ इनकी मदद के लिए खड़ा रहा है। और इस बात का ताजा सबसे बड़ा सबूत यहाँ मुजफ्फरनगर व शामली जिले में हुए सांप्रदायिक दंगों में इनकी सकारात्मक भूमिका का होना रहा है। अर्थात इन दंगों में दलित वर्ग के लोगों ने इन्हें अपने परिवार का एक अंग मानकर इनके हर प्रकार से पूरी मदद की है। और इसके साथ ही इन दंगों के हिंदू पीड़ित लोगों की भी इन्होंने काफी मदद की है। और इतना ही नहीं बल्कि देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों से जुड़े संतों, गुरुओं व महापुरुषों के नाम पर यह हमारी सरकार द्वारा जो यूनिवर्सिटी व कॉलेज आदि के नाम रखे गए थे उनमें से कुछ नाम वर्तमान सपा सरकार ने एक सोची समझी साजिश के तहत इन्हें बदलकर व इनके स्थान पर मुस्लिम समाज की कुछ जानी मानी हस्तियों के नाम पर रखकर इसकी आड़ में भी इस पार्टी ने यहाँ दलित एवं मुस्लिम दंगे फसाद कराने की भी पूरी कोशिश की है ताकि इन लोगों में बरसों से चला आ रहा आपसी भाईचारा फिर से नफरत में बदल जाए। लेकिन इस मामले में यहाँ मैं खास तौर से उत्तर प्रदेश के दलित वर्ग के लोगों का इस बात के लिए इनकी काफी ज्यादा सराहना करती हूँ कि इन्होंने इन हालातों में भी काफी गंभीरता एवं समझदारी से ये सोचकर वे मुझ पर पूरा भरोसा करके अपने आप को पूरे तौर से इस मुद्दे पर शांत बनाए रखा कि बहन जी के सत्ता में वापस आने के बाद इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों को फिर से यहाँ पहले की तरह ही पूरा आदर सम्मान जरूर दिया जाएगा। इसी प्रकार अकेले अपने खुद की यादव जाति में से खास तौर से आपराधिक प्रवृत्ति के अपने वफादार यादव जाति के भाइयों को छोड़कर बाकी शरीफ यादव व सभी जाति व सभी धर्मों के लोगों के प्रति भी इस सरकार का रवैया अभी तक भी काफी ज्यादा खराब व कष्टदायक बना रहा है। और इनमें भी सबसे ज्यादा दयनीय हालत हमें यहाँ दलित वर्ग के लोगों की ही नजर आती है। और इतना ही नहीं बल्कि एक तरफ जहां हमारी सरकार ने विभिन्न विभागों के जरिए तथा चौतरफा विकास के कार्य आदि शुरू करा के जो यहाँ भारी तादाद में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए हैं, तो वहीं इसके ठीक विपरीत सपा सरकार ने सभी विकास के कार्यों को बंद करा के अब यहाँ चौतरफा बेरोजगारी बढ़ा दी है। इसके साथ ही कुछ चुने हुए लोगों को सिर्फ 1-2 माह के लिए बेरोजगारी भत्ता देने के बाद उसे भी अब लगभग बंद ही कर दिया गया है। इसके साथ साथ हमारी सरकार द्वारा जिन विभागों व स्थानों पर स्थायी नौकरियां देने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, उसे भी वर्तमान सपा सरकार द्वारा रोक दिया गया है तथा भर्ती के बीच में ही नियमों को भी बदल दिया गया है, जिसकी वजह से पीसीएस व बीटीसी अध्यापकों एवं अन्य विभागों की भर्ती से जुड़े लाखों बेरोजगार नौजवानों को इसके खिलाफ काफी आंदोलन करना पड़ा है, जहां इनके ऊपर काफी लाठीचार्ज भी हुआ है। और जब इन लोगों ने इसके बाद जब इन लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में जाकर वहां से न्याय प्राप्त किया तो उसे भी सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है। इस प्रकार से वर्तमान सपा सरकार का प्रदेश के
इन नौजवान पढ़े लिखे बेरोजगारों की जिंदगी के साथ किया गया ये खिलवाड़ आगे चलकर इन्हें जरूर महंगा पड़ेगा। इसके अलावा केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चल रही यूपीए सरकार की हर स्तर पर ज्यादातर बनी गलत नीतियों के कारण हमें यहाँ सभी धर्मों व जातियों के लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी तक भी काफी ज्यादा परेशान नजर आते हैं। इसके साथ ही पूरे देश में काफी तादाद में यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी एवं अन्य क्षेत्रों में लगे लोग भी अभी तक भी अपनी अनेकों गंभीर समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं। भ्रष्टाचार भी इस सरकार में हर स्तर पर चरम सीमा पर पहुंच चुका है। केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश में लगातार बढ़ रही महंगाई ने भी यहाँ खास तौर से गरीब एवं मध्यम वर्गों के लोगों का जीवन गुजर बसर करना अब बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया है। हमारे देश की सीमाएं भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं, जिसकी वजह से यहाँ अपने देश में आए दिन आतंकवादी व अन्य और भी गंभीर वारदातें अभी तक भी होनी बंद नहीं हुई हैं। इसके साथ ही हमारे देश की ज्यादातर मामलों में विदेश नीति भी ढुलमुल बनी होने की वजह से यहाँ के अपने लोगों को हर स्तर पर काफी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा वर्तमान में अपने देश की अर्थव्यवस्था भी काफी कुछ ढीली पड़ चुकी है, अर्थात इन सभी कमियों की वजह से ही अब यहाँ हर स्तर पर कट्टरपंथी व सांप्रदायिक ताकतें किस्म किस्म की ड्रामेबाजी करके इस समय पूरे देश में हावी होने की कोशिश में लगी हुई हैं। ऐसी स्थिति में अब आप लोगों को देश व जनहित में यहाँ केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी अपनी पार्टी को सत्ता में लाना बहुत जरूरी है, जिसने आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अपने चारों बार के शासनकाल के दौरान सभी स्तर पर यहाँ की जनता को काफी बेहतरीन सरकार दी है। और इस मामले में खास तौर से मेरे पिछले काल में वित्तीय स्थिति के मामले में रिकॉर्ड स्तर का सुधार हुआ था। इसे प्लानिंग कमीशन ने भी माना था। हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों का विकास हुआ और इस मामले में गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का प्राथमिकता के आधार पर खास ध्यान रखा गया। किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, व्यापारियों एवं अन्य क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों के साथ साथ भूमि अधिग्रहण के मामले में भी अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसके साथ ही हमारी पार्टी के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ था, जो अपने आप में मेरे सरकार का ये बहुत बड़ा ये रिकॉर्ड रहा है। देश के अन्य राज्यों के मुकाबले में हमारे कार्यकाल में कानून व्यवस्था यहाँ अति उत्तम रही है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग एवं गरीब आदि सभी अपने को सुरक्षित महसूस करते थे। अयोध्या के विवादित मामले में माननीय न्यायालय का फैसला आने के बाद आपसी सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने के लिए हमने सभी वर्गों में एकता बनाए रखी और उत्तर प्रदेश में कोई दंगा फिसाद हमने नहीं होने दिया। आपराधिक एवं माफिया तत्वों के विरुद्ध विधि सम्मत प्रभावी कार्रवाई की और अपराधियों को हमने सलाखों के पीछे भेजा जहां उनकी असली जगह होनी चाहिए। और यदि किसी बीएसपी के एमएलए, मंत्री या एमपी ने भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो उसे भी हमने बख्शा नहीं है, तो उसे भी हमने बिना कोई देरी किए हुए जेल की सलाखों के अंदर भेजा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन व नगरीय क्षेत्रों में भी अव्यवस्था सुधार के ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। इस प्रकार से हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में हर मामले में व हर स्तर पर सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की बेहतरीन सरकार दी है। और जब आगे चलकर, और मैं आप लोगों को यहाँ ये भी बताना चाहती हूँ कि जब आगे चलकर केंद्र व देश के अन्य राज्यों में भी
हमारी पार्टी की सरकार बन जाती है तो तब फिर वहां भी हमारी पार्टी और जब आगे चलकर, और मैं आप लोगों को यहाँ ये भी बताना चाहती हूँ कि जब आगे चलकर केंद्र व देश के अन्य राज्यों में भी हमारी पार्टी की सरकार बन जाती है तो तब फिर वहां भी हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर ही चलकर यहाँ हर मामले में अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों के हिसाब से ही सरकार चलाएगी। और इस मामले में प्राथमिक तौर पर खास तौर से यहाँ जातिवादी व्यवस्था व सांप्रदायिक ताकतों के शिकार लोगों के अर्थात दलित व आदिवासी वर्गों के हितों के साथ साथ मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों को भी ध्यान में रखकर यहाँ देश में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को भी पूरी ईमानदारी से लागू कराने की तरफ भी विशेष ध्यान देगी। इसके साथ ही देश में ओबीसी वर्गों के हितों का भी हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। अर्थात पूरे देश में अन्य पिछड़े वर्गों के साथ यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा सरकार की तरह किसी भी प्रकार का कोई धोखा व अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि इस मामले में वैसे आप लोगों को ये भी विदित है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपनी पिछली सरकार के दौरान एक सोची समझी साजिश व रणनीति के तहत यहाँ ओबीसी वर्गों की लगभग 17 जातियों को गैर कानूनी तरीके से जबरदस्ती एससी की सूची में शामिल करके इनको कहीं का भी नहीं छोड़ा था, जिसकी वजह से फिर इन वर्गों को काफी लंबे समय तक यहाँ ना तो एससी का और ना ही ओबीसी के होने का आरक्षण का लाभ मिल सका था। और अब ये पार्टी अपनी इन सभी कमजोरियों को छिपाने के लिए जबरदस्ती इनकी यहाँ सामाजिक न्याय यात्रा भी निकलवा रही है, जबकि इन वर्गों को न्याय देने व दिलवाने के मामले में सच्चाई ये है कि हमारी पार्टी के सत्ता में आने के बाद ही फिर यह हमारी सरकार ने ही सपा सरकार के इस गलत आदेश को खारिज करके व इनको दोबारा से यहाँ ओबीसी की सूची में शामिल करके इन्हें फिर से ओबीसी के कोटे से आरक्षण का लाभ दिया है। और इसके साथ साथ हमारी पार्टी की सरकार ने इन सभी ओबीसी की 17 जातियों को इसी अनुपात में एससी का आरक्षण का कोटा बढ़ाते हुए इनकी इस सूची में शामिल किए जाने के लिए भी केंद्र की सरकार को कई बार चिट्ठी भी लिखी है, क्योंकि इस मामले में भारतीय संविधान के तहत पूरे देश में एससी की सूची में शामिल किए जाने का ये अधिकार केवल केंद्र की सरकार को ही प्राप्त है। लेकिन दुख की बात यह है कि केंद्र की सरकार ने भी इस पर अभी तक भी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। इसी प्रकार पूरे देश में अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों की भी आर्थिक हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसे ध्यान में रखकर ही हमारी पार्टी ने अपनी सभी सरकारों के दौरान यहाँ उत्तर प्रदेश में हर स्तर पर इन वर्गों के हितों में भी अर्थात अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसके साथ ही इन वर्गों में से गरीब लोगों की पूरे देश में आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी हमारी पार्टी ने देश में मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ या अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर इन्हें भी शिक्षा, सरकारी नौकरियों एवं अन्य और सभी जरूरी क्षेत्रों में आरक्षण देने के लिए भी केंद्र की सरकार को कई बार चिट्ठी भी लिखी है, जिस पर केंद्र की सरकार ने अभी तक भी कोई फैसला नहीं लिया है। इस प्रकार से आजादी के लगभग 65 वर्षों के बाद भी आज भी हमें यहाँ अपने देश में सर्व समाज के लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी नजर आते हैं। लेकिन इन सभी वर्गों में से सबसे ज्यादा दुखी आज भी हमें यहाँ हर मामले में व हर स्तर पर दलित एवं आदिवासी वर्गों के लोग ही देखने के लिए मिलते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों के कारण इन्हें सरकारी नौकरियों में जो भी आरक्षण की सुविधा मिल रही थी उसे भी अब यहाँ सभी विरोधी पार्टियां विभिन्न ताकतों का सहारा लेकर पूरे योजनाबद्ध तरीके से खत्म करने की कोशिश में लगी हुई हैं। और इस मामले में
सन 1955 से जो इन्हें पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा मिली हुई थी, तो उसे भी अब इन्होंने इसी रणनीति के तहत चलकर निष्प्रभावी बना दिया है, जिसे संशोधन के जरिए फिर से प्रभावी बनाने के लिए हमें संसद में केंद्र की सरकार से काफी कड़ा संघर्ष करना पड़ा है, जिसके कारण अब ये संशोधन विधेयक फिलहाल राज्यसभा में तो पास हो चुका है, लेकिन लोकसभा में फिलहाल ये विधेयक कांग्रेस, बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों की अंदरूनी मिली भगत से अभी तक भी यहाँ लटका पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ही अब यहाँ पूरे देश में दलित एवं आदिवासी वर्गों के लोगों को इसका काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके साथ ही अपने देश के जो भी बड़े बड़े राज्य हैं, वहाँ तो इन सभी वर्गों के लोगों की हर मामले में हालत और भी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, क्योंकि बड़े राज्यों में वहाँ प्रशासनिक इकाइयाँ इन लोगों के हितों का पूरे ठीक ढंग से ध्यान नहीं रख पाती हैं। इसलिए हमारी पार्टी जनहित में शुरू से ही छोटे राज्यों के पक्षधर रही है और इसी नीति के तहत चलकर हमने हमेशा महाराष्ट्र में विदर्भ को और आंध्र प्रदेश में तेलंगाना को भी अलग से राज्य बनाने का समर्थन किया है। और इतना ही नहीं, बल्कि हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश का भी पुनर्गठन करके यहाँ पश्चिमी यूपी, अवध, पूर्वांचल व बुंदेलखंड के नाम पर अलग से नए राज्य बनाने का प्रस्ताव भी यहाँ की विधानसभा से पास करा के इसे वर्तमान केंद्र की सरकार के पास भी भिजवा दिया है, जिस पर केंद्र की सरकार ने अभी तक भी कोई निर्णय नहीं लिया है। इसके अलावा जनहित में देश के बड़े बड़े राज्यों में इसी के हिसाब से वहाँ न्यायपालिका की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए और यही मुख्य वजह है कि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी के लोग काफी लंबे अरसे से यहाँ हाई कोर्ट की एक अलग से बेंच बनाने के लिए भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इनकी सूचित मांग का हमारी पार्टी ने संसद के अंदर और बाहर भी इसका हमेशा जबरदस्त हमने समर्थन किया है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस मामले में भी केंद्र की सरकार ने अभी तक भी कोई निर्णय नहीं लिया है। इसके अलावा अपने देश में हर राज्य के अंदर वहाँ की जनता की जो मूलभूत जरूरतें हैं, जिनमें बिजली, पानी, सड़कें, शौचालय व हॉस्पिटल आदि प्रमुख हैं, इनकी भी हालत इस समय पूरे देश में कोई खास अच्छी नहीं है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में भी हमारी पार्टी की सरकार बनने से पहले इन सब मामलों में काफी ज्यादा खराब हालत थी और खास तौर से बिजली की कमी व दरों को लेकर भी यहाँ के लोग काफी ज्यादा दुखी थे। किंतु जब हमारी पार्टी यहाँ उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई तो तब फिर हमने इन सब मामलों में यहाँ की जनता को राहत देने के लिए अनेकों ठोस कदम उठाए हैं और अब वर्तमान में लगभग 1.25 करोड़ की आबादी 12:15 बजे से बोल रही हैं मायावती, और मायावती जितनी देर भी बोल रही हैं, उन्होंने ना तो भ्रष्टाचार की बात की, ना तो महंगाई की बात की, ना तो विकास की बात की, ना तो घोटाले की बात की। सिर्फ और सिर्फ SC, ST, OBC, मुस्लिम समुदाय, इन्हें या लुभाने की बात की या फिर इनके ऊपर डोरे डालने की बात।